आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक न्यू चैप्टर है और बेसिकली हमसे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। बहुत इतना ज़्यादा रिलेटेड है कि हम भी इन्हीं की क्लास में आ जाते हैं, हम लोग इसी के फाइलम में आ जाते हैं। ठीक है, जो चैप्टर का नाम है वो हमारे पास है बायोडाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स। मतलब बेसिकली हम पढ़ते हैं कि इसमें डाइवर्सिटी कितने किस किस कैसे कैसे एनिमल्स हैं और एनिमल्स कैसे कैसे इवॉल्व हो रहे हैं और उनमें किस तरह कॉम्प्लेक्सिटी आती जा रही है। कैसे एक छोटे से ऑर्गेनिज्म से जो एक मिलीमीटर है और उससे बढ़ के इंसान बन जाता है या एक बड़ा एनिमल बन जाता है। जैसे कि हमारे पास सबसे बड़े एनिमल की एग्जांपल हमारे पास आगे ब्लू व्हेल। ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली हम यही डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एनिमल्स में कितनी डाइवर्स क्लासेस आ रही हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं और हाँ ये भी पढ़ेंगे कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बार बार बताती हूँ कि इम्पोर्टेंस आपके पास ज़्यादातर इम्पोर्टेंट होती है। करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे उन एनिमल्स के, उन्हीं क्लासेस के, उन फाइलम्स के। तो आज का लेक्चर का आगाज़ करते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आज जो मैं लेक्चर लूँगी उससे आपको क्या फ़ायदा होगा। अगर आप ये लेक्चर अटेंड करते हैं तो आपको बेसिकली क्या पता चलेगा। सबसे पहले आपको पता चलेगा एनिमल्स क्या होते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता चलेगी वो पता चलेगी कि हमारे बेसिक करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। मतलब एनिमल्स के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो एनिमेलिया में डाला जाता है उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे कि इन करेक्टरिस्टिक्स को किस बेसिस पे सब डिवीजन की गई है। मतलब कि एनिमेलिया की, किंगडम एनिमेलिया की किस बेसिस पे सब डिवीजन की गई है, वो किस बेसिस पे अलग अलग क्लासेस में रखे गए हैं वो डिस्कस करेंगे। और एंड में हम डिस्कस करेंगे इनके बेसिक डिफरेंसेस। मतलब अगर कोई चीज़ ड्यूट्रोस्टॉम है तो क्यों है, अगर कोई प्रोटोस्टॉम है तो क्यों है, ये सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में बेसिकली डिस्कस करेंगे। वापस बता देती हूँ, अगर आप ये लेक्चर लेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि एनिमल्स होते क्या हैं। दूसरी चीज़ कि उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उनकी खसूसियात क्या होती हैं। तीसरी चीज़ कि इनकी सब डिवीज़न किस बेसिस पे हुई है और कैसे हुई है और कौन कौन सी हैं। ठीक है, और फिर एंड में हम पता करेंगे कि डिफरेंसेस क्या है। बेसिकली 4 चीज़ें आपको इस लेक्चर के बाद लेने पता चलेगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बताती हूँ कि एनिमल्स हम हमेशा कहते हैं जानदार चीज़ों को, जानवर को बेसिकली हम कहते हैं कि एनिमल्स। बेसिकली ये जो एनिमल्स हैं, ये लफ्ज़ एनीमिया से लिखा है। क्या? एनीमिया। अब एनीमिया क्या है? एनीमिया बेसिकली ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब सोल और लिविंग। जो जिस चीज़ की मतलब रूह हो और वो लिविंग हो उसको हम ग्रीक में एनीमिया कहते हैं। ठीक है, अब एनिमल्स की बेसिक मैं आपको बताती हूँ कि ये अराइज कहाँ से हुए, एवॉल्व कहाँ से हुए। ये हुए एनिमल लाइक प्रोटिस्ट से। किससे? एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स ने क्या हमें दिया? एनिमल्स दिए क्लासिफाई होके। साइंटिस्ट के नज़दीक जो प्रोटिस्ट हैं, जिनके पास एनिमल लाइक करेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब वो उन्होंने जाके हमें क्या दिया? एनिमल्स दे दिए। फिर मैं एक बात बताती हूँ कि एनिमल्स जो हैं वो बहुत डाइवर्स स्पीशीज़ है। क्या? डाइवर्स स्पीशी। अगर आप उनको देखें तो हर जगह मौजूद है, हर जगह। अगर आप किसी भी कोने में चले जाए, आप सहराओं में चले जाए, वहाँ पे आपको एनिमल्स मिलेंगे। आप सी के अंदर चले जाएं, वहाँ मिलेंगे, हवाओं में मिलेंगे। हर जगह एनिमल्स ने अपना बसेरा डाला हुआ है। थस एनिमल हमारी हर जगह मौजूद होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली इंट्रोडक्शन आ गया, एनिमल्स कहाँ से आए और एनिमल्स क्यों कहाँ गया इनको, और इनकी डिफरेंट क्लासेस आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, अब हमने जो बात आज मैंने आपको पढ़ानी है वो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स है। ठीक है, एनिमल्स की क्या करेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले आपको बताती हूँ हैबिटेट ऑफ एनिमल।
हैबिटेट क्या होती है? हैबिटेट वो जहाँ पे वो रहते हैं और मतलब अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और वो इन्वायरमेंट उनके लिए सूटेबल होता है। अगर जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये लोग हमारे पास एक्वेटिक, लैंड, टेरेस्ट्रियल मतलब हर जगह मौजूद है। एनिमल की एग्जिस्टेंस हर जगह मौजूद है। जहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है, जहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा पानी भी है, वहाँ पे भी हमारे पास एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं। एनिमल्स की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए, ये बेसिकली होते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मैं पिछले लेक्चर में भी बता चुकी हूँ कि यूकैरियोटिक क्या होते हैं। यूकैरियोटिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जो सेंटर में होता है और ज़्यादातर फंक्शंस को कंट्रोल करता है, वो हमारे पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में प्रोमिनेंट होते हैं। वाजिया तौर पे आपको न्यूक्लियस वाजिया नज़र आता है। ठीक है, मल्टी सेलुलर होते हैं। सबसे बड़ा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक आपके पास आ गया मल्टी सेलुलर, मतलब एक सेल पे कभी भी कोई भी एनिमल नहीं होगा, उसके ज़्यादा से सेल होंगे, ज़्यादा मल्टी सेलुलर होंगे। और अगर बात की जाए इनकी मूवमेंट वगैरह की, मूवमेंट ये जो अगर आप एनिमल्स देखते हैं वो ज़्यादातर मूव करते हैं। मोस्टली क्या होते हैं? मोटाइल। वर्ड क्या है? मोटाइल। बुक में आपके वर्ड यूज़ किया गया मोटाइल। मोटाइल मतलब हरकत करते हैं। और कुछ होते हैं सिसाइल। सिसाइल कुछ जो एक्वेटिक होते हैं, जो मतलब क्या कहते हैं, पानी की में रहते हैं या फिर समंदरों की तहों में रहते हैं, वो सिसाइल होते हैं। लेकिन उनके भी लार्वियल स्टेज, यानी जब वो इनिशियल स्टेज होते हैं, वो भी मोटाइल होते हैं। ठीक, लार्वियल स्टेज आपके पास मोटाइल होता है। फिर आपके पास यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इनके अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ। लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब ये लोग वही बात, ये मूव कर सकते हैं। ज़्यादातर एनिमल्स मूव कर सकते हैं। जो कम होते हैं जो मूव नहीं कर सकते, उनमें जो नहीं आपके पास पोरीफेरल आ गए, स्पंजेस वगैरह आ गए, थोड़े से मोलस्कस आ गए, वो हमारे पास मूव नहीं कर सकते। सिमेट्री की बात करें तो बॉडी जो है सिमेट्रिकल भी होती है और एसिमेट्रिकल भी होती है। मतलब एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल का मतलब क्या कि वो जो है या तो हमारे पास एक ही शेप के होंगे। एसिमेट्रिक मतलब उनके डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट शेप होंगे। जैसे कि हम लोग बेसिकली एसिमेट्रिकल हैं। हमारे जो नहीं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के डिफरेंट शेप्स है, डिफरेंट है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके सारे ही बॉडी पार्ट्स के सेम शेप है। आपको एक ऐसे नजर आएगा जैसे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, एक स्पेसिफिक शेप में नजर आएगा, सिमेट्रिकल नजर आएंगे। एनिमल्स ऐसे भी होते हैं। फिर हमारे पास अगर इनकी बात की जाए प्रोटेक्शन की, ये बेसिकली प्रोटेक्टेड होते हैं। कैसे प्रोटेक्टेड होते हैं? अगर आप आसपास देखें, स्नेल्स देखिए, उनके पास शेल होता है, वो प्रोटेक्टेड। हम किस तरह प्रोटेक्टेड? हम लोग अपने स्केलेटन की वजह से प्रोटेक्टेड होते हैं कि मतलब हमारे जो बॉडी को बेसिकली सपोर्ट करता है वो स्केलेटन, मतलब इनमें प्रोटेक्शन का भी एक फैक्टर होता है। अब यहाँ पे आया सीओलम। क्या? सीओलम क्या है? हमारे पास एक कैविटी है, सही है, और वो कैविटी जो नहीं है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट है, कुछ में नहीं होती है। अगर उसकी एग्जांपल है तो प्लेटीहेलमिन्थेस हो गए। कुछ में फॉल्स होती कैविटी, उनकी मतलब बॉडी के अंदर जो एक खाली जगह नहीं होती, मतलब अंदर की तरफ, वो उनके पास कैविटी नहीं होती है, सोएलम नहीं होती है। वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? एसोएलोमेट्स। और जिनके पास होती है वो हमारे पास कहते हैं कोएलोमेट्स। सही है, कोएलोमेट्स फिर हमारे पास फर्दर आगे डिस्क्राइब किए हुए हैं कि उनको हम लोग डिट्रोसोम और प्रोटोसोम पे करते हैं। इनकी अगर बॉडी की बात की जाए, लेयर्स भी होती हैं। अगर बात करें तो हमारे पास दो किस्म की लेयर्स फॉर्म करते हैं ऑर्गेनिज्म, ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक। अगर किसी में दो लेयर्स होती हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है? डिप्लोब्लास्टिक कहलाता है। और अगर हमारे पास सिंगल लेयर होती है, ट्रिपल लेयर होती है, वो हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन की बात करें तो ज़्यादातर हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक क्या है कि खुद अपना खाना नहीं बनाते, एनिमल्स दूसरों से अपना खाना लेते हैं और यूज़ करते हैं और अपनी न्यूट्रिशन को पूरा करते हैं। जो अगर उनकी इंजेक्शन की बात की जाए वो कैसे लेते हैं?
वो पोर्स के जरिए लेते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, ये सब डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं कि लेकिन न्यूट्रिशन बेसिकली वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, वो चाहे प्लांट्स हो सकते हैं और वो दूसरे एनिमल्स भी हो सकते हैं। फिर हमारे पास आए डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो कुछ ऐसे हैं जिनके पास एक ही ओपनिंग होती है, एक ही ओपनिंग, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास दो ओपनिंग्स होती है, मतलब माउथ और एनएस होता है। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि उनको डाइजेशन करने के लिए कोई ओपनिंग नहीं होती, वो डायरेक्ट सेल्स का ट्रांसफर से अपनी डाइजेशन कंप्लीट करते हैं। बेसिकली गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटीज होती हैं और कैविटीज की दोनों साइड्स पे होल्स होते हैं, एक जगह से एंटर होते हैं, एक तरफ से एक्सक्रीशन होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर बात करें तो एनिमल्स में भी एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, खारिज करने का निज़ाम होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है कुछ लोगों में कुछ जैसे छोटे क्लासेस हैं जिसमें हम लोग कह सकते हैं पोरेफेरा और निडेरियंस वगैरह, उनमें कोई प्रॉपर नज़र नहीं आता आपको। क्या आपको प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम नज़र नहीं आएगा कि हाँ ये हमारे पास किडनीज आ गई, ये हमारे पास यूरेटर्स आ गए, ये ऐसा आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता उनमें। क्या होता है उनमें जो नहीं, सेल वही जिस तरह फूड अंदर लेता है सेल, उसी तरह जो एक्सक्रीशन है वो भी बाहर कर देते, किसी स्पेसिफिक ट्यूब में नहीं फेंकता कि वो बाहर चली जाए, नहीं, वो सिर्फ डायरेक्ट सेल टू सेल क्या हो जाए, इंट्रा सेलुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम हो जाता है। ठीक है, हमारे पास होता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम फ्रॉम सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स लेवल होता है। सिंपलर मतलब अगर हम लोग पोरेफेरा की बात करें, स्पंजेस की बात करें, उनमें जो है नर्वस सिस्टम हमारे पास एज सच नहीं होता कि हम उसमें देख सकें कि ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये है, न्यूरॉन्स है, नहीं। उनमें बेसिकली न्यूरॉन सेल्स होते हैं और फिर वो आगे जाके अगर हम बात करें एनालिट से लेकर कॉर्डेट्स तक, तो एनालिट्स और कॉर्डेट्स में हमारे पास नर्वस सिस्टम एग्जिस्ट करता है। फिर हमारे पास है रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम भी कुछ ऑर्गेनिज्म में इतना क्लियर नहीं होता है और बाकी कुछ ऑर्गेनिज्म में बहुत ज़्यादा क्लियर और वाजिया नज़र आता है। आपको अगर मैं रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करूं तो हम अपनी मिसाल ले लें, हम लोगों को लंग्स होते हैं, ये हमारी नाक होती है, ट्रैकिया होती है, फेरिक्स होते हैं, ये सब पैसेज होते हैं, इनसे हमारे ऑक्सीजन आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। लेकिन जो कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे स्पंजेस में, बार बार स्पंजेस की नाम, उसमें जो नहीं है रिस्पायरेटरी सिस्टम आपके पास नहीं होता, सेल से डायरेक्ट ट्रांसफर होती है ऑक्सीजन और डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर होती है। फिर हमारे पास है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम भी आप वेरी करता है कि ढांचा उनका भी डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्पंजेस की बात करें, ठीक है, स्पंजेस में जो नहीं हमारे पास क्या होते हैं, हड्डियां नहीं होती है, स्पाइक्यूल्स होते हैं, सही है। और अगर हम कुछ की बात करें, कुछ में होते हैं एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन हमारे अंदर भी होता है और भी ऑर्गेनिज्म और भी कॉर्डेट्स के अंदर एंडोस्केलेटन होता है। फिर हम बात करते हैं एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन जो होता है वो हमारे पास बेसिकली हमारे पास होता है आर्थ्रोपोड्स में होता है, मुलस्कस में होता है। आर्थ्रोपोड्स मतलब हमारे पास मतलब कह सकते हैं बटरफ्लाइज वगैरह, इन सब चीज़ों में हमारे पास क्या होता है, एक्सोस्केलेटन, उनका स्केलेटन बाहर की तरफ होता है। और अगर हम बात करें हाइड्रोस्केलेटन तो वो भी हमारे पास एग्जिस्ट करता है, वो निडेरियंस में हमारे पास एग्जिस्ट करता है। तो डाइवर्सिटी आ गई, जैसे पोरफिरा से एक छोटे से स्पाइक्यूल से आगे जाके कॉम्प्लेक्स होते होते एक हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम बन जाता है। ठीक है, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। फिर ब्लड वस्कुलर सिस्टम। ब्लड वस्कुलर सिस्टम की मतलब जो खून है वो किस तरह जो है पूरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। ठीक है, ब्लड कुछ ऑर्गेनिज्म में, शुरू के ऑर्गेनिजम्स में जो हमारे पास निडेरियंस आ गए और फिर हमारे पास पोरफिरा आ गए, उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। अच्छा, जो सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि एक जगह से ऑक्सीजन, हमारे लंग्स ऑक्सीजन पहुंचाता है पूरी बॉडी में, और भी जो न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होते हैं बॉडी को, एंटीबॉडीज़ वगैरह पहुंचाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब वही जो आप जब पढ़ते हैं दिल, वेन्स, आर्टरीज, कुछ भी होता है हम लोगों के अंदर होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म हायर क्लासेस के अंदर होता है, लेकिन नीचे वाली क्लासेस यानी स्पंजेस और निडेरियंस वगैरह में नहीं होता। फिर हमने बताया कि रिप्रोडक्शन हमारे पास क्या हो सकती है, सेक्सुअल भी हो सकती है, एसेक्सुअल भी हो सकती है। सेक्सुअल किस तरह हो सकती है, जैसे मैंने पहले बताया गैमेट फॉर्मेशन की वजह से होती है, जैसे जिसमें स्पर्म और एग फ्यूज करते हैं और जाइगोट बनाते हैं। और एसेक्सुअल की बात करें तो वो रीजनरेशन, बडिंग, ये प्रोसेसेस बेसिकली होते हैं, उनसे हमारे पास
प्रोडक्शन होती है। रीजनरेशन हमारे पास कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर एग्जिस्ट करती है, हम लोगों में रीजनरेशन एग्जिस्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका आज हाथ काट दें, क्या नया हाथ उगेगा? नहीं। रीजनरेशन इस फिनोमेना को कहते हैं, हमारे नहीं होता। अगर आप छुपकली की दुम काटते हैं, छुपकली की दुम काट दें तो फिर कहते हैं कि छुपकली की दुम भी निकल आती है पूरी। और अगर आप किसी मतलब वॉर्म ले या फिर नीचे ज़मीन में जो केचुआ होते हैं उसकी अगर दुम काटते हैं तो उसकी भी दुम निकल आती है। वो हमारे पास क्या कहते हैं, रीजनरेशन एबिलिटी है। तो अब बात की जाती है कि ये सब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नज़र आए तो आप समझ जाए कि ये एनिमल में ही क्लासिफाई करते हैं। एक और जो आपको सबसे बेसिक याद करने की ज़रूरत है कि इनमें जो है आप एनिमल सेल को और प्लांट सेल को कैसे वो करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। एनिमल सेल में बेसिकली आपके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। और प्लांट सेल में आपके पास सेल वॉल होती है और प्लास्टिड्स भी नहीं होते। प्लास्टिड्स आप जानते हैं क्या होते हैं? प्लास्टिड्स के अंदर हमारे पास क्लोरोफिल होता है और पिगमेंट्स होते हैं जो कलर देते हैं प्लांट को। वो जो है सेल वॉल और प्लास्टिक आपके पास एनिमल सेल के अंदर नहीं होगा, जबकि प्लांट सेल में आपके पास सेल वॉल भी होगा और प्लास्टिड्स भी होगा। तो आप इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? एक में सेल वॉल है, एक में नहीं। आपने जैसे देखा कि अगर इसमें सेल वॉल है, हाँ ये प्लांट्स है। अगर सेल वॉल नहीं है तो ये हमारे पास एनिमल सेल ही होता है। ये हमारे पास बेसिक कैरेक्टरिस्टिक आ गए। अब आगे हम पढ़ेंगे क्राइटेरिया फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन। किस क्राइटेरिया की बेसिस पे हम लोगों ने एनिमल क्लासिफिकेशन को डिवाइड किया? हमारे पास पहले आगे पैराजोआस और यूमेटाजोआस। पैराजोआस भी मैं बताती हूँ और यूमेटाजोआस भी मैं बताती हूँ। यहाँ पे आपके पास एक फ्लो चार्ट है, देखिए यहाँ पे एनिमल लिखा हुआ है, इलिया लिखा हुआ है, मल्टी सेलुलर लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके पास सेलुलर लाइफ लिखा है, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लिखा है, रेडियल सिमेट्री लिख लिया, बायलैटरल सिमेट्री लिख लिया, विदाउट बॉडी कैविटी, ये सब आपके पास लिखा है। अब मैं आपको इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करके बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने क्राइटेरिया फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन है क्या। बेसिकली हम लोगों ने इनिशियली सबसे पहले किस पे डिस्क्राइब किया? उन्होंने डिस्क्राइब किया डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर आपको मैं बताती हूँ ये होता क्या। डिवीजन ऑफ लेबर अगर देखें, अगर आपके दिल के सेल्स हैं, उनका फंक्शन क्या है? वो पंप करे ब्लड को पूरी बॉडी पे। और अगर आप बात करें कि आपके लंग्स के सेल है, उनका क्या फंक्शन है? ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा कंसंट्रेशन में हो तो बाहर कर देना, ये है। और अगर आप बात करें ब्रेन सेल्स की, तो उनका फंक्शन क्या है? हमारे पास उनका फंक्शन ये है कि वो जो नहीं हमारी थिंकिंग में काम आते हैं, परसेप्शन में काम आते हैं, हमारी सेंसिंग में काम आते हैं। तो ये सारे जो सेल्स हैं हम लोग देखते हैं कि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सही है। अगर आपके हाथ पे दर्द हो तो आपके ब्रेन को सिग्नल्स मिलते हैं कि हाँ मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, या कोई आपको ऐसा महसूस होता है कि भाई मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, ये हो रहा है, ये आपको ब्रेन बताता है कि आप होगा। इस तरह ये दोनों सेल्स जो हैं आपस में कनेक्टेड हैं, आपस में इन लोगों के डिवीजन ऑफ लेबर है, इनका अलग-अलग काम है और फिर वो एक साथ काम मिलके एक पूरा होल सेल का काम आता है। अगर हम किसी और पैराजोआस की बात करें, इनमें जो है डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, डिवीजन ऑफ लेबर एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब क्या हुआ? इनके जो सेल्स हैं अपना काम करते हैं, कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जो मिलके पूरे एक ऑर्गन का काम कर सके, नहीं, या कोई टिश्यू का काम कर सके। इसलिए पैराजोआस को हम कहते हैं कि ये जो है प्रोटोजोन से निकले हैं। प्रोटोजोन्स हमारे पास एक टाइप ऑफ प्रोटिस्ट है जो कि क्या करते हैं, जिसमें भी डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती है। पैराजोआस जो है हमारे पास एंसेस्टर कहा जाता है, किसका एंसेस्टर कहा जाता है? यूमेटाजोआ का, कि पैराजोआ से ही हमारे पास यूमेटाजोआ आया। आपने एनिमेलिया किंगडम लिया, आपने बोला एक सेलुलर लेवल, मतलब सेल अपना काम कर रहे हैं, तो हमारे पास एग्जाम्पल क्या आ गई? हमारे पास आ गई पोरिफेरा, ठीक है। फिर अगर हमने बोला यूमेटाजोआ, ये जो है अपना फंक्शन क्या काम भी करते हैं और एज अ होल भी एक काम करते हैं, मतलब ये इनके दरमियान डिवीजन ऑफ लेबर होती है। वो टिश्यू बनाते
बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, फिर पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, और टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, अगर इनको हम आगे फर्दर डिवाइड किया है रेडियल और बायलैटरल। रेडियल और बायलैटरल मैं आपको आगे समझाती हूँ क्या है, कि बेसिकली डिवीजन की बात है कि आप ऑर्गेनिज्म के किस तरह पार्ट्स अरेंज हैं। ठीक है, फिर जो रेडियल है उसमें हमारे पास है सिलेंट्रेट्स और टिनोफोरा। क्या? सिलेंट्रेट्स और टिनोफोरा। फिर हमारे पास आए बायलैटरा में, हमारे पास ऐसे हैं जिनके पास बॉडी कैविटी नहीं है, एकेलोमेट्स, और एक ऐसे हैं जिनके पास हमारे पास फॉल्स बॉडी कैविटी है। क्या? फॉल्स बॉडी कैविटी है, वो स्यूडो सी एलोमेट। सही है, और उनको हम क्या, उनकी क्लास में हमारे पास क्या आ गया, एस्क्लेमेंथिस आ गए। और ऐसे हैं जिनके पास एलम है, सही बॉडी कैविटी है, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, सी एलोमेट्स। फिर उनको फर्दर क्लासिफाई किया। जिनके अंदर कोई बॉडी कैविटी नहीं है उनको हम कहते हैं प्लेटिहेलमिन्थिस, और जिनके अंदर फॉल्स कैविटी है उनको हम कहते हैं एस्किलेमेंथिस, और जिनके अंदर कैविटीज होती है वो आगे फर्दर डिस्क्राइब्ड है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकिनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो आपको पता चला किसके बेसिस पे, डिवीजन ऑफ लेबर के बेसिस पे हम लोगों ने सेल को डिवाइड किया। हमारे पास आ गया एक सेलुलर सिस्टम हमारे पास फॉर्म हो गया, और एक हमारे पास सिर्फ एक सेल ने अपना फंक्शन किया, और फिर बस ये सब कॉलोनीज की फॉर्म में वो अरेंज हुए। फिर हमने बोला कि टिश्यू ऑर्गन और सिस्टम लेवल, मतलब उन लोगों ने काम, सेल्स ने काम किया, वो टिश्यू का काम बन गया। टिश्यू ने काम नहीं किया, ऑर्गन का काम बन गया। ऑर्गन ने काम किया, ऑर्गन सिस्टम का काम बन गया, और ऑर्गन सिस्टम ने पूरा काम किया, और हमारे पास वो पूरे ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक बन गई। ठीक है, फिर हमने ऑर्गेन सिस्टम वाले और टिश्यू वाले और ऑर्गन वाले को डिवाइड किया। उनको हमने डिवाइड किया रेडियला और बायलैटरा। रेडियला फिर हम लोगों ने फिर क्या किया, उनको सिलेंट्रेट्स और टिनोफोरम है वो डिवाइड किया। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, रेडियल क्या है और बायलैटरल क्या है। बायलैटरल में हमारे पास जो नहीं है उनके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन आ गई, ऐसे जिनके पास सीएलोमेट्स है, जिनके पास क्या कहते हैं बॉडी कैविटी है, और जिनके पास नहीं है, और जिनके पास फॉल्स, मतलब इनको बॉडी कैविटी नहीं कह सकते, मतलब कह सकते कि एक कैविटी है जो कि हमारे पास बॉडी कैविटी नहीं है, लेकिन आपको कैविटी नजर आएगी। आगे आपको मैं डिस्क्राइब करती हूँ। जो जिनके पास कैविटी है ही नहीं वो हमारे पास है प्लेटिहेलमिन्थिस। जिनके पास हमारे पास फॉल्स कैविटी है वो हमारे पास एस्क्लेमेंथिस है, और जिनके पास ट्रू कैविटी है, सही में कैविटी है, जिसको हम बेसिकली बाद में गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी कहते हैं, वो हमारे पास एनालिडा है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकिनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने बोला कि हम लोग पहले डिफरेंस बताएंगे बिटवीन रेडिएटा और बायलैटरा। रेडिएटा आपके पास जो नहीं है, अगर उसको हम कट करें, प्लेन्स कट करें रेडिएटा का, अगर ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसको कह देते हैं, इसको अगर हम 6 एक्सिस से कट करें, 1 2 3 और ये 6, ठीक है, इन 6 एक्सिस के अगर एक एक पार्ट लिया जाए ना तो ये सारे इक्वल में होंगे। तो मतलब एक से ज़्यादा प्लेन से हम उनको 2 हाफ्स में कट कर सकते हैं, मतलब एक सिर्फ प्लेन से नहीं कट सकते। मतलब रेडियल सिमेट्री में हम क्या करते हैं कि अगर उस ऑर्गेनिज्म को काटा जाए तो फिर उसके 4 5 6 आइडेंटिकल पार्ट्स बन जाए, और उनको एक सिमेट्री से नहीं, देखें यहाँ पे 1 2 3 4 पार्ट्स में मैं इस ऑर्गेनिज्म को कन्वर्ट कर सकती हूँ। फिर आपके पास आएगी बायलैटरल सिमेट्री। अगर हम उसको काटें तो वो हम बेसिकली लेटरल काटेंगे, नीचे की तरफ से काटेंगे, फिर वो हमारे पास 2 हाफ में। इसके अलावा अगर हम काटेंगे तो वो 2 आइडेंटिकल हाफ में नहीं बनेगा। इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो बहुत ज़्यादा मोलस्कस जो नहीं है हमारे पास होते हैं, क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। और अगर इसकी बात करें तो ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म हमें बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पोरिफेरा ग्रुप भी हमें बायलैटरल रेडियल सिमेट्री शो करता है, और बाकी जो एस्क्लेमेंथिस है सब हमें क्या होता है। अगर हम इनकी बात करें, इनकी जो बॉडी है इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट साइड्स। इनकी जो बॉडी है अगर इनको लेफ्ट और राइट साइड में इनकी बॉडी को डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो हम इनकी बॉडी को लेफ्ट और राइट साइड में डिवाइड कर सकते हैं। किसकी? बायलैटरल सिमेट्री में। ठीक है, फिर हमारे पास जो बॉडी पार्ट्स है ना वो एक रेगुलर मैनर में अरेंज है। किसके? अराउंड सेंट्रल एक्सिस। इस सेंट्रल एक्सिस के
आसपास सारे जो बॉडी पार्ट्स है वो अरेंज है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये जो नहीं है लेफ्ट राइट आगे ऊपर नीचे ऐसे अरेंज है, सेंट्रल एक्सिस पे अरेंज नहीं है, एक मेन पॉइंट पे अरेंज नहीं है। जो हेड की डेवलपमेंट है बायलेट्रा में वो नहीं होती है, वो ज़्यादातर अगर होती भी तो बहुत कम होती है, और आप उसको क्लास डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, आप उसको अलग नहीं कर सकते। अगर इसमें बात करें तो हाँ, इसमें आपके पास हेड भी फॉर्म होता है, फुट भी फॉर्म होते हैं, और भी चीज़ें फॉर्म होती हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग हेड को ही करते हैं। अगर इसकी बात की जाए तो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, सी ऑर्चिन, सी एनीमोन, जेलीफिश, स्टारफिश हमारे पास एग्जाम्पल है। और अगर हम बायलेटरल सिमेट्री की बात करें, ह्यूमन, इंसेक्ट, क्रस्टेशियंस, ऑर्चिड, फ्लावर्स हमारे पास इनकी एग्जाम्पल है। वापस बता देती हूँ, रेडियल सिमेट्री में हम लोग ऑर्गेनिज्म को मोर देन वन एक्सिस से कट कर सकते हैं, और अगर बायलेटरल सिमेट्री में सिर्फ हम एक ही एक्सिस में दो हाफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो भी लेटरली नीचे की तरफ से अगर हम काटें तो फिर हमारे पास दो हाफ्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं, और वो सम केसेस में भी टू हाफ में भी वो कन्वर्ट नहीं होते। ठीक है, फिर हमने बात की रेडियल सिमेट्री में जो नहीं है हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड कोई नहीं होता है, दोनों हाफ आइडेंटिकल होते हैं। अगर इसकी बात करें दोनों हाफ आइडेंटिकल नहीं होते हैं अगर हम कहीं और से कट करें। फिर हमारे पास है बॉडी पार्ट्स जो नहीं है हमारे पास अरेंज होते हैं एक एक्सिस की तरफ, इसमें जो नहीं हमारे पास बॉडी पार्ट्स एक एक्सिस की तरफ अरेंज नहीं होते हैं बायलेटरल सिमेट्री में। यहाँ पे जो नहीं है हेड का डेवलपमेंट बहुत कम होती है, जबकि इसमें हेड की डेवलपमेंट हो जाती है। इसके बाद हमने बात की सी अर्चिन, सी एनीमोन और जेलीफिश, जो कि इनकी एग्जाम्पल है रेडियल सिमेट्री की, रेडिएटा ग्रुप की। रेडिया वर्ड आपकी जो बुक में यूज़ हुआ है वो ग्रेट रेडिएटा है, जिसका मतलब रेडियल सिमेट्री ही है, और जो बायलेटरल के लिए यूज़ है ग्रेट बायलेटरा यूज़ हुआ है, और वो भी बायलेटरल सिमेट्री है। यहाँ तक आपको बात कर मैंने बता दी कि हमारे पास रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास क्लासिफिकेशन हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टिश्यू लेयर्स, कि हमारे पास टिश्यू लेयर्स के अरेंजमेंट की बेसिस पे वो किस तरह है। मैंने बोला ना कि जो डिप्लोब्लास्ट होंगे उनके दो लेयर्स होंगी, और दो लेयर्स कौन सी होंगी, एंडोडर्म, एक्सोडर्म, एक बाहर की लेयर एक अंदर की लेयर। अगर हम ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करें तो ये 3 लेयर्स पे होगा, ठीक है, और हमारे पास क्या होगा, एंडोडर्म और एक्सोडर्म। सही है, ये हमारे पास 3 लेयर्स में डिवाइड होता है। और ये जो लेयर्स है ना, आपको मैं बताती हूँ, ये लेयर्स आपको ऐसे नज़र नहीं आएंगी कि ऑर्गेनिज्म आपने मतलब काटा और आपको नजर आएगी। यूजुअली आपको एम्ब्रियोनिक स्टेज पे नजर आती है। एम्ब्रियोनिक स्टेज आप जानते हैं ना, जैसे कि जाइगोट माइटोसिस के जरिए डिवाइड होता है और एक एम्ब्रियो बना लेता है, वो हमारे पास क्या स्टेज होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज। अब हम लोग इनके दरमियान डिफरेंसेस पढ़ेंगे कि डिप्लोब्लास्टिक स्टेज और ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टेज क्या है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स प्रोड्यूस 2 प्राइमरी जर्म लेयर्स, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, ड्यूरिंग रेस्टुलेशन। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स प्रोड्यूस 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड द मेसोडर्म। ठीक है, आपके पास क्या हुआ, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आपके पास सिर्फ 2 लेयर्स, कितनी, 2 लेयर्स। कौन कौन सी लेयर बनाएंगी, एंडोडर्म बनाएंगी और एक्टोडर्म बनाएंगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आपके पास कौन सी लेयर्स बनाएंगी, 3 लेयर्स बनाएंगी। ट्राई मतलब ही समझ जाए, 3 लेयर्स हमारे पास क्या कौन सी बनाएंगी, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, आपको ये कब बनाएंगी, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही। जो नहीं है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल आप जानते हैं, वैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जिनको हम लोग ज़्यादा एक्सिस से हाफ में कट कर सके, एक से ज़्यादा है फिर। और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल जो नहीं होंगे वो बायलेटरल सिमेट्रिकल होंगे, मतलब हम उनको सिर्फ लेटरली एक हाफ से कट कर सकते हैं, ज़्यादा हाफ से नहीं वो कर सकते। इनके पास जो है मेसोडर्म नहीं होती है, मिडल लेयर नहीं होती है डिप्लोब्लास्टिक के पास, और ट्रिप्लोब्लास्टिक के पास मेसोडर्म होती है। डू नॉट हैव बॉडी कैविटीज, इनके पास बॉडी कैविटीज भी नहीं होती है, जो मैंने बोला सीओएलएम भी नहीं होता है। इनके पास बॉडी कैविटी होती है जिनको हम सीओएलएम कहते हैं। ये जो है एंडोडर्म्स जो है हमारे पास ट्रू टिश्यूज और गट फॉर्म करते हैं। सही है, एंडोडर्म जो इनकी जो एंडोडर्म होती है अंदर की लेयर, वो क्या हमारे पास से फॉर्म करती है, टिश्यूज थोड़े से फॉर्म कर लेती है और एक गट फॉर्म कर लेती है, एक छोटी सी कैविटी फॉर्म कर लेती है बस। लेकिन जब हम एंडोडर्म की बात करें ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की, वो हमारे पास लंग्स फॉर्म करते हैं, स्टमक, कोलॉन, लिवर, यूरिनरी ब्लैडर एक्सेट्रा, आगे भी जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स है वो फॉर्म करते हैं। अगर आप अपनी बात करें, मतलब आपके लंग्स भी
वो आएंगी, स्टमक भी बनाएंगी, आपका कोलॉन बनाएगी, इंटेस्टाइन आपकी आंतें बनाएंगी, आपके यूरिनरी ब्लैडर बनाएगी, आपकी किडनीज बनाएगी। ये सब चीज़ें आपकी कौन बनाएगी? इनके एंडोडर्म, जो हमारे पास क्या है? इनर लेयर है। इसकी जो एक्टोडर्म है ना, वो हमारे पास बाहर की लेयर, वो हमारे पास एपिडर्मिस, नर्वस टिश्यू और नेफ्रीडिया बनाएगी। नेफ्रीडिया क्या होता है? नेफ्रीडिया बेसिकली हमारे पास किडनी का बेसिकली पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक्टोडर्म डर्म जो उनकी बाहर की लेयर है, आपके लिए क्या बनाएंगी? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के लिए एपिडर्मिस बनाएगी, बाहर की मतलब सरफेस आपकी जो स्किन है वो वगैरह बनाएगी, ऑर्गेनिज्म की, आपकी नहीं ऑर्गेनिज्म की बनेगी, और नर्वस टिश्यूज बनाएगी। और एक्टोडर्म की बात की जाए तो ये हमारे एपिडर्मिस, हेयर, आईलैंड्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, मतलब एक्टोडर्म जो बाहर की लेयर है, इनमें सिर्फ हमारे पास नर्वस टिश्यूज बना रही हैं और एपिडर्मिस बना रही है। इनमें हमारे पास और क्लासिफिकेशन, आपकी आंखें बनाएंगी, आपके बाल बनाएंगी एक्टोडर्म, आपकी जो एक्सटर्नल लेयर एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपकी एक्सटर्नल लेयर, वो आपको क्या बनाएगी? एपिडर्मिस बनाएगी, बाहर की लेयर आपकी एपिडर्मिस बनाएगी, हेयर बनाएगी, आई लेंस बनाएगी, और ब्रेन बनाएगी, और स्पाइनल कॉर्ड बनाएगी। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं डिप्लोप्लास्टिक, उनके पास क्या होता है? ऑर्गन्स नहीं होते हैं, ठीक है। जिस तरह हमारा आंतें हो गई है, इनके जो नहीं है ऑर्गन्स ऐसे साफ नजर नहीं आते, इनमें टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, लेकिन ऑर्गन्स नहीं होते। इसमें आपके पास ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नहीं होती है इतने ज़्यादा, डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स जो डिप्लोप्लास्टिक वो इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, जबकि ये होते हैं थोड़े कॉम्प्लेक्स। अब इसकी एग्जांपल हम बताते हैं कि डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक में एग्जांपल कौन से हमारे पास हो गए? जेलीफिश, कॉम्ब जेलीज, कॉरल्स, सी एनिमोन्स आर एग्जाम्पल्स हमारे पास है। और फिर अगर हम लोग बात करें ट्रिप्लोप्लास्टिक की, हमारे पास मोलस्कस आ गए, वॉर्म्स आ गए, आर्थ्रोपोड्स आ गए, एकिनोडर्मेटा आ गए, वर्टिब्रेट्स आ गए, ये सब आपके पास किस में आ गए? ट्रिप्लोप्लास्टिक। जिन लोगों की एम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 लेयर्स होती है और जिनकी 2 लेयर्स होती है उनको हम डिप्लोप्लास्टिक कहते हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू हमारे पास क्या है? सोएलम। सोएलम मैंने बताया, कोएलम हमारे पास क्या है? वो हमारे पास क्या है? बॉडी कैविटी। सही, अकॉर्डिंग टू बॉडी कैविटी हमने बताना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स क्या होती हैं, ठीक है। आपके पास बेसिकली 3 लेवल्स हैं, ये देखें, ये हमारे पास हो गए एलोमेट्स, फिर हमारे पास आ गए यूसेलोमेट्स, या हम लोग कह सकते हैं स्यूडो एलोमेट्स, और फिर हमारे पास एंड में आ गए सोएलोमेट। सही है, ठीक है, ये हमने बात कर ली, ठीक है। अब हमने बताना है कि कोएलम क्या है? मैंने आपको बोला बॉडी कैविटी। तो जो ऑर्गेनिज्म बनाते ही नहीं है बॉडी कैविटी, उनको हमने दिया कोएलोमेट्स के नाम से, ठीक है। अब देखें इनमें आप एक्टोडर्म है, मीजोडर्म है, एंडोडर्म है, लेकिन बॉडी कैविटी नहीं है। अगर हम सिर्फ एलोमेट्स की बात करते हैं, देखिए इनमें जो है बॉडी कैविटी है, ये देखें सोएलम आपको नजर आएगी, ये मैं रेड कर रही हूँ इस रीजन को, मतलब बॉडी कैविटी है। तो इन ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या करेंगे? यूएलोमेट्स कहेंगे, और मतलब इनमें जो बॉडी कैविटी वो बनेगी वो बेसिकली मीजोडर्म के दरमियान बनेगी, मिडल लेयर के दरमियान बॉडी की कैविटी बनेगी, ठीक है। मतलब ऊपर से भी उसको बॉडी कैविटी को मीजोडर्म लाइन करेगी और नीचे से भी उस कैविटी को मीजोडर्म लाइन करेगी। अगर स्यूडो कोएलोमेट्स की बात करें तो आपको यहाँ पे भी कैविटी नजर आएगी। आप सोचते होंगे कि दोनों में तो कैविटी है, इन लोगों का डिफरेंस क्या है? अभी मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। इनकी जो कैविटी की जो इनर लेयर है, ठीक है, इनर लेयर पे एंडोडर्म है और आउटर लेयर पे मीजोडर्म है। इधर देखिए इनर लेयर में भी मीजोडर्म है और आउटर लेयर में भी मीजोडर्म है। इसमें जो है आपके पास दोनों लेयर्स में मीजोडर्म नहीं है। एक ऊपर लेयर से आपके पास क्या आ गई? मीजोडर्म आ गई, और नीचे हमारे पास क्या आ गई? एक्टोडर्म आ गई। अगर हम इनके एग्जांपल्स बनाए ऐसे ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं? ऑर्गेनिज्म हमारे पास आ गए एसोएलोमेट्स, वो हमारे पास आ गए फ्लैटफॉर्म्स, और अगर हम यूकोएलोमेट्स की बात करें वो हमारे पास एनालिड्स आ गए, मोलस्क्स आ गए, एथ्रोपोड्स आ गए, एकिनोडर्म्स आ गए और कॉर्डेट्स आ गए। और अगर हम लोग स्यूडोकोएलोमेट्स की बात करें तो वो हमारे पास राउंड वॉर्म्स आ गए, नीमाटोड्स वगैरह आ गए। ये सब आपके पास क्लासिफिकेशन आ गई, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको फर्दर डिफरेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैविटीज होती है जिनके अंदर कैविटीज नहीं होती है, ऑर्गेनिज्म के अंदर बॉडी फ्लूइड होते हैं, ये वगैरह, ये सारी क्लासिफिकेशन आपको पता कर ली है। फिर हम लोग एंड में मैं बताती हूँ प्रोटोस्टोम और ड्यूट्रोसोम। जिन ऑर्गेनिज्म के पास को
एलोमेट्स होते हैं, मतलब जिनकी बॉडी कैविटी एग्जिस्ट करती है, जिनके अंदर बॉडी कैविटी होती है, उनको भी हमने आगे क्लासिफाई किया है। उनको हमने क्लासिफाई किया है प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरियोस्टोम। ये दोनों जो नहीं है कॉन्सेप्ट बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बार बार ये देखें अगर आपको लेक्चर नहीं समझ आया, क्योंकि ये जो नहीं है आगे सारे चैप्टर्स की बेस इसी पे है। पूरे चैप्टर में हर बार आपके पास ये वर्ड वापस आएगा, ये कि ड्यूटेरोस्टोम है, प्रोटोस्टोम है, डिप्लोप्लास्टिक है, ये सब रेडियल सिमेट्री, ये सब बार बार आपको डिस्कस करता जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास इनकी जो क्लासिफिकेशन है कोएलोमेट्स की, प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम, इसके अगर मैं आपको बताऊं डिफरेंसेस बेसिकली है क्या, जो इनके डिफरेंसेस हैं कि जब हमारे पास सेल का स्टेज आता है, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज आता है, इनका जो डिवीजन होती है वो तो प्रोटोस्टोम की स्पाइरल होती है और डिटर्मिनेट होती है। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट थोड़ा छोटा होता है, नीचे वाला पार्ट थोड़ा छोटा बड़ा होता है। फिर हमारे पास जो नहीं 8 सेल जब डिवाइड होते हैं ना, तो इनके सारे 8 सेल के सेम साइजेस होते हैं, मतलब रेडियल सिमेट्री होती है, मतलब सारे जो साइजेस होते हैं ना सेल्स के, अगर हम उनको अलग-अलग करें ना तो वो सेम होते हैं। फिर हमने बात की कि ये हमारे पास बेसिकली क्लीवेज स्टेज में, क्लीवेज बेसिकली आप क्या कहते हैं, क्लीवेज एक ऐसा अमल है, ये क्लीवेज जिसमें जो नहीं है एम्ब्रियोनिक जाइगोट जो है वो डिवाइड होता है और माइटोसिस के जरिए ही डिवाइड होता है, लेकिन वो अपने वो नहीं करता, अपना मतलब डिफरेंट साइजेस में नहीं डिवाइड होता, मतलब बड़ा नहीं होता है, बस उसी ऑर्गेनिज्म के लिए उसी जाइगोट के अंदर वितन डिवाइड होता है, उसी सेल के अंदर डिवाइड होता है। ठीक है, बड़ा नहीं होता। ये सब बातें हम क्लीवेज में देखते हैं। फिर कोएलम फॉर्मेशन के हमारे पास जो सीओलम है वो कैसे फॉर्म होती है। ठीक है, इनमें जो सीएलम होती है उसको लाइन कौन करता है, मीजोडर्म लाइन करता है, और जो इनमें मीजोडर्म होती है इसमें जो नहीं है एक रीजन होता है आर्कियोट्रॉन। आर्कियोट्रॉन में जो मीजोडर्म के पाउचेस होते हैं ना, एंडोडर्म के जो पाउचेस होते हैं वो हमारे पास मीजोडर्म फॉर्म करती है और हमारे पास सीओलम फॉर्म करती है। ठीक है, फिर हमारे पास जो नहीं है इनमें जो नहीं है पहले हमारे पास जो ब्लास्टोस्पोर होता है, ब्लास्टोस्पोर क्या होता है, जब सेल के अंदर जो पहली एक होल होने लगता है, जो पहला होल होता है उसको हम ब्लास्टोस्पोर कहते हैं। वो जो ब्लास्टोस्पोर है वो पहले किस में डेवलप होते हैं, हमारे पास क्या कहते हैं माउथ में डेवलप होता है, और फिर वो माउथ ही रहता है, अनस में कन्वर्ट नहीं होता। जबकि हम लोग अगर ड्यूटेरोस्टोम की बात करें तो माउथ पर जल्दी से जाके हमारे पास क्या हो जाता है अनस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर माउथ दूसरी रीजन से वापस फॉर्म होता है। ये आपके पास बेसिक क्लासिफिकेशन। आप ये देखें ना, ये देखिए ये अनस है, ये माउथ है, यहाँ से अगर इसने डिवीजन स्टार्ट किया, ठीक है, अनस दूसरी जगह पे बने, यहाँ से इसने डिवीजन स्टार्ट किया है, लेकिन अनस पहले बन गया है, फिर माउथ बाद में बने, पहले वो माउथ बना फिर उससे अनस डेवलप हो गया। और अगर मैं आपको रिटन फॉर्म में बताऊं कि क्या होता है, प्रोटोसोम्स ऑर्गेनिजम्स हुज ब्लास्टोस्पोर डेवलप इन माउथ, क्या होता है उनका जो ब्लास्टोस्पोर होता है, जो पहली ओपनिंग होती है वो क्या होती है, वो हमारे पास माउथ में कन्वर्ट होते हैं। और ड्यूटेरोस्टोम में क्या होता है, जो पहली ओपनिंग होती है वो हमारे पास किस में कन्वर्ट होती है, सेल एम्ब्रियो की पहली ओपनिंग हमारे पास जो क्लीवेज के जरिए बेसिकली होती है, जो बेसिकली सेल डिवीजन माइटोसिस के जरिए होती है, वो हमारे पास किस में कन्वर्ट होती है, क्या कहते हैं एनल ओपनिंग में, यानी अनस होती है। सही है। नो आर्किट्रॉन डेवलपमेंट इज फाउंड, अर्ली डेवलपमेंट ऑफ गट इज कॉल्ड आर्किट्रॉन। सही है, इसमें जो है कोई आर्किट्रॉन इतना साफ नहीं होता है, लेकिन इनमें जो होता है वो आर्किट्रॉन हमारे पास डेवलप होता है। ठीक है, फिर हमारे पास गट इज टनल्ड इनटू द एम्ब्रियो टू फॉर्म अनस, द गट इज टनल्ड इनटू एम्ब्रियो टू फॉर्म माउथ। वही जो गट है वो अंदर की तरफ जो इसकी लेयर्स होती हैं, मीजोडर्म की जो लेयर्स है वो अपनी अंदर की तरफ आ जाती हैं, अंदर की तरफ डिवाइड करती है, एंडोडर्म की लेयर अंदर की तरफ डिवाइड करती हैं और हमें क्या देती है, हमारे पास क्या देती है, माउथ देती है। और ये जो है अंदर की तरफ डिवाइड होती है और फिर हमें क्या देती है, हमें देती है अनस देती है पहले। ठीक है, फिर हमारे पास एग्जिबिट डिटर्मिनेट क्लीवेज, डिटर्मिनेट मतलब स्पेसिफिक क्लीवेज देती है। फिर हमारे पास इंडिटर्मिनेट क्लीवेज देती है, वो दूसरी अंडरगो स्पाइरल क्लीवेज, और रेडियल क्लीवेज मतलब अनइक्वल डिवीजन ऑफ दिस वो करते हैं, पार्ट्स करती है। और ये हमारे पास इक्वल डिवीजन में पार्ट करती है, कंपोज्ड ऑफ सोलिस वेंट्रल नर्व
कॉर्ड एंड कंपोज ऑफ हॉलो नर्व कॉर्ड एंड फेरेंजियल गिल सेल्स। सही है, ठीक है। हमारे पास किसके, फिर वो क्या बाद में देते हैं, नर्व कॉर्ड देते हैं, और ये बाद में हमारे पास क्या हॉलो नर्व कॉर्ड देते हैं और फेरेंजियल गिल सैक्स वगैरह देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आज का टॉपिक था। प्रोटोस्टोम भी मैंने बता दिया आपको, न्यूट्रोस्टोम भी बता दिया। प्रोटोस्टोम क्या होता है, बेसिकली जब हम लोग को एलिमोइड्स में डिवीजन स्टार्ट होती है आगे फर्दर, तो हमारे पास जो नहीं है ऑर्गेनिज्म जो है वो पहले माउथ को फॉर्म करता है, फिर अनस को बाद में बनाता है। जबकि पहले माउथ फॉर्म कर लेता है, फिर अनस बाद में आता है, या फिर अनस उसको अनस में कन्वर्ट करता है, और फिर माउथ कहीं और से उसकी इंट्रूजन से, उसी एंडोडर्म की इंट्रूजन से फॉर्म करते हैं। ये हमारे पास बेसिक डिफरेंस है प्रोटोस्टोम और ड्यूट्रोसोम। आज तक के लिए टॉपिक इतना काफ़ी है। आगे जब हम पढ़ेंगे अबाउट क्या पढ़ेंगे, पोरिफेरा क्लास के बारे में और निडेरियन क्लास के बारे में। इस लेक्चर को बार बार रिवाइज करें, क्योंकि जो पूरा चैप्टर है ये इन्हीं क्लासेस पे। और अगर आपको फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स ये आ गए ना, अगर आपने वो टॉपिक बुक से पढ़ लिया, तो आप समझिए ये पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि बार बार वही बातें की गई हैं, और जो आपको चैप्टर इतना बड़ा लग रहा है वो आपके लिए ईजी होता चला जाएगा। इंशाल्लाह आपको अगली क्लास में मिलेंगे, और अल्लाह हाफिज़।